Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified. Hello everyone. So we are here to learn about depreciation. Okay, depreciation and debentures. So depreciation से related अगर हम बात करें, I think we can start now. Okay, depreciation ये आपका रहेगा, it is topic number 5. Okay, depreciation का जो weightage है, weightage is 4 to 10 marks. 4 मार्क्स का बेसिक वेटेज उसका, कभी तो भी डेप्रिसिएशन का 4 मार्क का क्वेश्चन भी आया है, यानी इट इज़ ओनली कैलकुलेशन बेस्ड. अदरवाइज डेप्रिसिएशन पे जनरली 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है. नाउ डेप्रिसिएशन में ट्रू और फॉल्स के लिए भी यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. एज यू ऑल नो, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होगा. ओके, डेप्रिसिएशन लीड्स टू डिक्रीज इन वैल्यू. अब डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम होते जाता है. डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट का वैल्यू में जो फॉल आता है, ओके, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन इज एग्जैक्टली व्हाट, डेप्रिसिएशन इज a continuous, depreciation is a process basically जो continuously होती ही रहती है. so depreciation is a continuous gradual, यानी depreciation ऐसा एकदम sudden fall नहीं होता. so आज if the asset is of ₹1 crore, ऐसा नहीं होगा कि after 10 days it is worth nothing. so depreciation sudden नहीं होता, depreciation is continuous लेकिन gradual, but a steady decrease in the value of fixed asset. Now depreciation क्यों होता है? So depreciation takes place because of use of the asset. Depreciation को हम लोग use value of asset भी बोल सकते हैं. So depreciation is nothing but use value of asset. So depreciation is continuous, gradual and steady decrease in the value of fixed asset due to use एंड नॉर्मल वेयर एंड टेयर. नॉर्मल कोर्स में जब हम एसेट यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू कम होने ही वाली है. ओके, सो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से? पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कॉस्ट ऑफ द एसेट. एसेट की कॉस्ट कितनी है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. अब अगेन इट इज़ एक्सपेक्टेड, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर एसेट इतने ही ईयर्स चलेगा. बहुत मेंटेन्ड है तो हो सकता है कि एसेट ज़्यादा चला, एंड ठीक से मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है कि एसेट कम यूज़ हुआ, जितना बोला था उतने साल नहीं चल पाएगा. मतलब डेप्रिसिएशन जो है ये फिक्स करते वक्त हमें कॉस्ट ऑफ एसेट तो ध्यान में लेना ही है. अगेन वी नीड टू कंसिडर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी, एंड अबव ऑल रेसिड्यूअल वैल्यू क्या मिलेगा. नाउ रेसिड्यू इज लेफ्ट ओवर, बचा हुआ. सो रेसिड्यूअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, इट इज अगेन एस्टिमेटेड कि आपका जो सेलर है या जो डीलर है जिससे हम एसेट परचेज करते हैं वो हमें बता सकता है कि एसेट का रेसिड्यूअल वैल्यू का एस्टिमेट क्या है. नाउ इफ द एसेट इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड तो जितना बोला है उतना रेसिड्यूअल वैल्यू नहीं मिलता, कम भी मिलेगा, एंड वाइस वर्सा. अगेन ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, एंड द फॉर्मूला इज एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओसी. ओसी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट minus this estimated scrap value upon estimated useful life in years. इससे हमें एनुअल डेप्रिसिएशन मिलेगा. सपोज एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, इट इज एस्टिमेटेड कि वो एसेट का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 10,000 एंड यूजफुल लाइफ है 5 years, यानी
हमको इस एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना लेना पड़ेगा ईयरली. इट इज़ 1 लाख का एसेट माइनस 10,000 का स्क्रैप मिलने की एक्सपेक्टेशन है एंड ये एसेट 5 साल तक चल सकता है. सो ईयरली हमको इस पे डेप्रिसिएशन लेना है कितने रुपीस 18,000. ओके ये कब यूज़ करने का, लेकिन व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन. So if the rate of depreciation is not given, you can arrive at the formula for annual depreciation. Annual depreciation is equal to original cost minus scrap value upon estimated useful life in years. Now, what is original cost? So original cost यानी asset का purchase price plus इंसिडेंटल चार्जेस. अब इंसिडेंटल चार्जेस मतलब क्या, तो एसेट खरीदने के बाद एसेट को यूजेबल बनाने के लिए और कई सारे चार्जेस लगते हैं. जैसे एसेट को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाना पड़ता है. सो इंसिडेंटल चार्जेस में इनिशियल ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो सकता है, फिर वो मशीन जो भी आपने लाया होगा फिक्स्ड एसेट वो इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं. सो ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, ये जो बेसिक पहले चार्जेस है फिक्स्ड एसेट के वो इंसिडेंटल चार्जेस के अंडर आते हैं. सो ओरिजिनल कॉस्ट इंक्लूड्स परचेस प्राइस प्लस इंसिडेंटल चार्जेस. सो इंस्टॉलेशन चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ इंसिडेंटल चार्जेस. तो एसेट की परचेस प्राइस यानी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट ऐसा हमेशा नहीं होता. परचेज प्राइस के अलावा हम इंसिडेंटल चार्जेस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ओरिजिनल कॉस्ट. तो ओरिजिनल कॉस्ट जो रहेगा उस पर हमें डेप्रिसिएशन लेना होता है. अब डेप्रिसिएशन रिलेटेड कौन सा मेथड्स है, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे आता है. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं बिकॉज ये मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिमेन्स फिक्स्ड. एवरी ईयर हम लोग एसेट की कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लेते हैं. तो इसकी वजह से होता क्या है, दिस रिजल्ट्स इन कांस्टेंट चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ. एसेट का जो यूजफुल लाइफ है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आते रहेगा. कब तक, अगर एसेट की रेसिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तब तक. मतलब इफ देयर इज अ चेंज इन स्क्रैप वैल्यू या यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू बदला या यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बदला. अगर ऐसा है कि कोई एसेट पहले के एस्टिमेट के अनुसार 8 years चलने वाला था बट नाउ इट इज सीन कि इट विल नॉट लास्ट फॉर 8 years, हार्डली इट विल लास्ट फॉर 2 more years. यानी अगर एसेट का यूजफुल लाइफ कम हो गया तो हमें डेप्रिसिएशन का चार्ज बढ़ाना पड़ेगा. ओके एंड वाइस वर्सा. सो अगर हमारा एसेट का कैलकुलेशन के हिसाब से यूजफुल लाइफ तो और 6 years बाकी है बट एसेट इतनी अच्छी कंडीशन में है कि वो और 8 years तक आराम से चल सकता है, तो क्या है, हम लोग जो डेप्रिसिएशन 6 years में लेने वाले थे वो हमें 8 years तक लेना पड़ेगा. सो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में पहला जो है वो रहेगा स्ट्रेट लाइन. इट इज सपोज टू गिव अ कांस्टेंट चार्ज ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. ओके फिक्स्ड एक अमाउंट होनी चाहिए डेप्रिसिएशन की, बट ये फिक्स्ड होगा कि नहीं दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजफुल लाइफ एंड ऑल्सो ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू, ऑल्सो ऑन द रेसिडुअल वैल्यू क्या मिलेगा उस पर डिपेंड करता है. रेसिडुअल वैल्यू, रेसिड्यू यानी लेफ्ट ओवर, बचा हुआ. सो रेसिडुअल वैल्यू का ही मतलब स्क्रैप वैल्यू ले सकते हो. तो एक मेथड ये हुआ जिसमें डेप्रिसिएशन हम लोग एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे लेंगे. दूसरा मेथड ये हुआ जिसमें हम डेप्रिसिएशन किस पे लेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस. डिमिनिशिंग बैलेंस की वजह से क्या होगा,
इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ। मतलब अगर एसेट का, मैं तुम्हें डिफरेंस बता देती हूँ इलस्ट्रेशन से। सपोज एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन लेना है 10%। सो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10%, इट विल बी 10,000 एंड 10,000। सो बचा 90। यहाँ पे पॉइंट टू बी लर्नड है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, अगेन इट इज सेम। मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से 90 का 10% नहीं लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहेगा। 1 लाख का 10% यानी 10,000। हियर इट विल बी 90,000 का 10% यानी 9,000। फर्क देख रहे हो आप। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन हैज रिमेन फिक्स्ड। 1 लाख के ओरिजिनल कॉस्ट पे फर्स्ट ईयर भी 10,000, सेकेंड ईयर भी 10,000। रिटर्न डाउन वैल्यू में फर्स्ट ईयर 1 लाख का 10% 10,000, सेकेंड ईयर रिड्यूस्ड बैलेंस 90,000 का 10%, तो कितना आया, सिर्फ 9,000। देन तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्नड इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो एक्चुअली इसमें ना ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। डीएसपी क्या है, डी मतलब डेप्रिसिएशन, एस मतलब सेलिंग प्राइस, पी मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो जब हम एसेट बेचेंगे सबसे पहले तो हमें वो एसेट पे क्या लेना चाहिए, डेप्रिसिएशन। जैसे इन अ पर्टिकुलर ईयर 21-22 में हमने एसेट बेचा 1 जुलाई को, तो भी डेप्रिसिएशन तो आएगा ना। 1 जुलाई को बेचा तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। क्यों लेने का डेप्रिसिएशन, बिकॉज ओनली आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमारा एसेट बुक वैल्यू पे आएगा। बुक वैल्यू इज व्हाट, बुक वैल्यू इज वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। क्योंकि जब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एसेट कितने का था, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो एसेट कितने का हो गया था। मतलब व्हेन वी सेल अ पर्टिकुलर एसेट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट वाज द कॉस्ट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज दैट एसेट। हाँ, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि व्हाट वाज द बुक वैल्यू। सो एसेट को बुक वैल्यू पे लाने के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। देन डीएसपी में का सेकेंड है एस, मतलब क्या रिकॉर्ड होगा, सेलिंग प्राइस। तो जब हम बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन करेंगे, ये तो यूनिवर्सल रूल है, ज़्यादा में बेचा होगा मतलब प्रॉफिट होगा, और अगर कम में बेचा है मतलब लॉस होगा। सो देयर कैन बी प्रॉफिट ऑन सेल और देयर कैन बी लॉस ऑन सेल। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जब भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आएंगे जनरली सेल होता ही है उसमें, एंड सेल है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना ही पड़ता है। सो अभी इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 1 जनवरी 19 का बुक वैल्यू था 50 लाख। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट एट द रेट ऑफ 10%. On 1st July 19, asset is sold for rupees 30 lakh. Asset is sold for rupees 32 lakh. In such a situation, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी बुक वैल्यू था 50 लाख, बुक वैल्यू 50 लाख था, डेप्रिसिएशन 10%। लेकिन एसेट सिर्फ कितने मंथ्स में बेचा है? चलो आंसर दो, एसेट कितने मंथ्स में बेचा है? चैट में आंसर आने चाहिए। लेट अस कीप दिस इंटरैक्टिव। एसेट इज सोल्ड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? 1 Jan 19 का उसका बैलेंस था 50 लाख।
तो एसेट कितने मंथ्स में बेचा है? एसेट इज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 19, तो जनवरी 19 और उसको बेचा जुलाई 19 में, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? बोलो, चैट करो। 7 मंथ्स का। तो ये कॉमन मिस्टेक है। इट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई है तो जुलाई काउंट नहीं करने का। ओके, यानी कितने मंथ्स बाद बेचा है एसेट? 6 मंथ्स। यस, सो डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन में ना मंथ्स के बारे में बहुत केयरफुल रहिए। ओके, 1 जुलाई बोला है लेकिन जुलाई काउंट मत कीजिए, जनवरी से 30 जून तक। सो इट इज ओनली 6 मंथ्स। क्या आएगा डेप्रिसिएशन? 50 लाख पे 10% इंटू 6/12। सो क्या आएगा? बोलो। सो 50 लाख का 10% 5 लाख, 6 महीने के लिए इट विल बी 2,50,000। सो भी एसेट का बुक वैल्यू हमें दिया था 50 लाख, उस पर और डेप्रिसिएशन आया 2,50,000, तो उसकी 1 जुलाई यानी बेचते वक्त की बुक वैल्यू हुई 47,50,000। एंड देन ये एसेट को बेचा, कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस दिया है 32 लाख। सो बुक वैल्यू से सेलिंग प्राइस कम है, बुक वैल्यू से सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस ऑन सेल होएगा। लॉस ऑन सेल कितना आया? 15,50,000। ओके, यही अगर ज़्यादा में बेचा होता, ज़्यादा में बेचा होता तो प्रॉफिट ऑन सेल आता था। कम में बेचा है तो देयर विल बी लॉस ऑन सेल। ओके, गॉट इट? कैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल? यस स्वाति, करेक्ट। इज इट क्लियर कि प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कैसे कैलकुलेट करना है? गुड। तो जनरली जो अकाउंटिंग एंट्रीज होता है, एंट्रीज में सबसे पहले तो हम लोग क्या ध्यान में लेते हैं? एसेट का परचेज। मतलब फर्स्ट ईयर में एसेट परचेज होता है, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट परचेज होता है, परचेज प्राइस, इंसिडेंटल चार्जेस, देन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एंड देन डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, फिर से उसी एसेट के परचेज का एंट्री तो नहीं होगा, तो सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है। नाउ टेल मी, डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कहाँ पे होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू व्हाट? कहाँ ट्रांसफर होगा? हम लोग नहीं, 11वीं से ये एंट्रीज रहता है कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लो, तो हम इफेक्ट क्या देते हैं उसका? मशीनरी में से लेस करते हो, और सेकेंड वो डेप्रिसिएशन डेबिट करते हो किस में? कौन से अकाउंट में? डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? Depreciation is transferred to which account? Yes, it is transferred to capital account. No, it is transferred to, बोलो, depreciation कहाँ ट्रांसफर होता है? Depreciation every year is transferred to profit and loss account. Okay, so depreciation transfer होगा to P&L, and then जब हमारा year of sale आएगा तो वही DSP होगा। बेचे हुए एसेट पे डेप्रिसिएशन, फिर बेचे हुए एसेट का सेलिंग प्राइस, एंड बेचे हुए एसेट का प्रॉफिट और लॉस, एंड देन द अकाउंटिंग इज ओवर फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट। ओके,
अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चन है ये। क्या बोला है इसमें? फर्म परचेज्ड ऑन 1st January 18 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 5,82,000 एंड 18, सो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया ₹6 लाख। ऑन July 1, 18 another machinery for 2 lakh was acquired. This is machine number 2 now. एक 6 लाख का, दूसरा 2 लाख का। On 1st July 19 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st January 18, यानी ये पहला वाला मशीन, हैविंग बिकम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, वॉज ऑक्शनड फॉर 3,86,000। अभी देखो सेल का अलग अलग मेथड्स है, उसमें का एक मेथड है ऑक्शन सेल, जिसमें बायर्स आते हैं, बोली लगाते हैं एंड फिर एसेट को सेल किया जाता है। जो हाईएस्ट बिडर है, मतलब जिसने हाईएस्ट बोली लगाया, नॉर्मली एसेट उसको बेचा जाता है। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख। पहला मशीन 1st Jan 18 को खरीदा, लेकिन उसको बाद में बेच दिया। ओके दूसरा मशीन 1st जुलाई को खरीदा, वो है उनके पास। एंड तीसरा मशीन 1st जुलाई कभी खरीदा हुआ है? 1st जुलाई 19 को। तो जस्ट टेल मी कि ये क्वेश्चन में कितने मशीन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने मशीन है? 1 है, 2 है, 3 है? हाउ मेनी मशीन्स आर देयर? 2 है कि 3 है? सी पहला ये 582, उस पे 18 का इरेक्शन चार्जेस, तो वो हो गया 6 लाख, दैट इज मशीन नंबर 1। फिर एक खरीदा था 2 लाख का, दैट इज मशीन नंबर 2। एंड फिर एक खरीदा है, ये नहीं क्या, 4 लाख का। सो एक्चुअली कितने मशीन है यहाँ पे? 2 नहीं, कितने मशीन है टोटल? 3। देर आर 3 मशीन्स इन ऑल। ओके तो अभी प्रॉफिट लॉस क्या हुआ ये हमें देखना पड़ेगा। नाउ एज फार एज 2018 इज कंसर्न, ये पहले वाला मशीन है 6 लाख का, 582 का था, 18,000 उस पर चार्जेस लग गए तो ये 6 लाख का हो गया। मशीन 2 है 2 लाख का, ये 1118 को खरीदा, ये 1718 को खरीदा, एंड फिर 4 लाख का आराम से खरीदा है। कभी खरीदा ये? 1st जुलाई 19। सो अभी डेप्रिसिएशन लेते वक्त, डेप्रिसिएशन एनुअली लिया ऑन 31st दिसंबर, 10% पर एनम लिया। कौन सी मेथड से लिया? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अभी सबसे पहले ये 18 वाला, इस पे तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। ये जुलाई में खरीदा तो इस पे 6 मंथ्स, इस पे 18 में नहीं आएगा क्योंकि ये 19 में खरीदा है। फिर 2019 मेथड यहाँ पे WDV बोला है, रिटर्न डाउन वैल्यू। 2019 में ये पहले वाला बेच दिया है, कभी बेचा है? जुलाई 19। सो अभी 2019 में जस्ट टेल मी, ये जो सेल हुआ इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। सो 19 में इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? ये पहला वाला जो सेल हो गया। चलो लेट अस कीप दिस इंटरैक्टिव। ये जो मशीन नंबर 1 है जो जुलाई 19 में बेच दी है, इस पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 19 में? बताओ, सबने ट्राई करो आंसर देने का।
जनवरी से जुलाई, पहले भी पूछा था मैंने। कितने मंथ्स का आएगा, चलो बोलो जल्दी जल्दी। फिर हम उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होगा। बट पहले आपको डेप्रिसिएशन के मंथ्स का काउंटिंग आना चाहिए प्रॉपरली। यस, इट इज 6 months। ओके, दूसरा मशीन तो फुल ईयर यूज हुआ रहेगा, तो उस पर 12 months। एंड तीसरा वाला जुलाई में खरीदा है, तो अगेन जुलाई 19 में खरीदा तो दिसंबर तक, यानी 6 months। दिस इज हाउ डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड। सो देयर आर 3 machines, ओके। एंड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर दोनों में ही प्रोवाइड होगा, क्योंकि तीसरा खरीदा भी नहीं था। एंड देन सेकेंड ईयर में पहले वाले को 6 months, क्योंकि वो 6 months बाद सेल हुआ है। दूसरे पे पूरा 12 months एंड तीसरे पे सिर्फ 6 months। सो जब उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, ये देखो पहले वाले पे 12 months का, तो 6 लाख पे 12 months का 10% के हिसाब से 60,000। 6 लाख इंटू 10% 60,000। ये 10,000 क्यों? इट इज 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये 10,000। ऐसे 2 लाख पे फुल ईयर का होता था 20,000, 6 months का होगा 10,000। तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू या WDV या बुक वैल्यू, पहले मशीन का हो गया 5,40,000, दूसरे का हो गया 1,90,000। फिर जब डेप्रिसिएशन लेंगे, ये जो मशीन है ये बेच दिया है ना 6 months बाद, तो 5,40,000 पे 6 months का डेप्रिसिएशन, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगेगा। सो नाउ इट विल बी 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो अभी भी डेप्रिसिएशन 6 लाख पे लगा होता, ओके। बट दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू। सो 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो बराबर डेप्रिसिएशन हुआ 27,000। तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू, जब उसे बेचा तब उसका रिटर्न डाउन वैल्यू था 5,13,000। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि उसका ऑक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ, उसका ऑक्शन सिर्फ कितने में हो गया 3,86,000। सेलिंग प्राइस कम है, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते। तो बुक वैल्यू 5,13,000 था, बट सेलिंग प्राइस इज ओनली 3,86,000, कम में बेचा है, तो लॉस ऑन सेल होगा। कितना लॉस ऑन सेल? सो इट इज 1,27,000। देन मशीन 2, मशीन 2 पे पहले साल तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर फुल ईयर का, सो 1,90,000 पे WDV पे लगेगा। सो 1,90,000 पे 10% यानी 19,000, तो बचेगा वैल्यू उसका 1,71,000। एंड देन मशीन 3, उसको 19 में खरीदा था जुलाई को, सो 4 लाख पे 10% 6 महीने के लिए, 4 लाख का 10% 40,000, 6 महीने के लिए इट इज़ ओनली 20,000। तो आप डेप्रिसिएशन अगर देख रहे हो, पहले वाले मशीन पे पहले साल में 60, दूसरे पे 10, सो 18 का डेप्रिसिएशन हुआ 70,000। 19 में जो बेचा उसका डेप्रिसिएशन 27, तो जुलाई में ही लिया जाएगा। बाकी दोनों का डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर 19 और 20 कितना हो जाएगा 39। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले तो क्या रहेगा, परचेज प्राइस आएगा। मशीनरी आया
पैसा गया, सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 5,82,000. फिर उसके इंसिडेंटल चार्जेस, अगेन मशीनरी टू बैंक, ये मशीनरी टू कैश भी हो सकता है, ये 18,000. तो ये टोटल हो गया 6 लाख का, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख ऐसा बोल रहे थे. फिर उसके बाद सेम ईयर में जुलाई में और खरीदा है, तो मशीनरी टू बैंक कितने का खरीदा? 2 लाख. एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इसलिए डेबिट होगा और वो एसेट की वैल्यू को कम करता है. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. एक्सपेंस है इसलिए डेप्रिसिएशन डेबिट, एंड एसेट का वैल्यू कम होगा इसलिए एसेट का अकाउंट क्रेडिट. सो इट इज़ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट में आएगा बाय डेप्रिसिएशन. कितना आया? 70,000. सेम डेट को जब हम एसेट का बैलेंस लेंगे, सी डेबिट का टोटल है अभी 8 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस हुआ 70,000, तो बैलेंस बचेगा 7,30,000. ये 7,30,000 जब 2019 में लाएंगे हम लोग, 2019 में डीएसपी हुआ है, एसेट को बेच दिया है, सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होने का एंट्री नहीं बदलेगा. इट इज़ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट में लिखा बाय डेप्रिसिएशन 27,000. फिर जितना पैसा मिला, पैसा आया, एसेट गया, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन कि बैंक टू मशीनरी? बोलो क्या एंट्री होना चाहिए? जब हम एसेट बेचेंगे इट विल बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेस के उल्टा एंट्री. परचेस में इट इज एसेट टू बैंक, सेल में इट इज बैंक टू एसेट. सो यहाँ पे बाय बैंक, ये पहला डी, ये दूसरा एस सेलिंग प्राइस, एंड इतने कम में बेच के लॉस हुआ है तो लॉस ऑन सेल डायरेक्ट P&L में ले लिया. वो लिया कितना? 1,27,000. ओके. सेम डेट को नया एसेट खरीदा है 4 लाख का. सो एसेट आया, पैसा गया, सो मशीनरी के डेबिट में मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कितने का एसेट खरीदा? 4 लाख. फिर डेप्रिसिएशन उसका, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. सो अभी डेप्रिसिएशन 39 कैसे बोला था हमने? 1,90,000 पे 10%, तो ये वो 19 है. 4 लाख पे 10% 40,000, 6 मंथ्स का 20 आएगा. ऐसा करके टोटल 39. सो डेप्रिसिएशन 2 बार चार्ज हुआ, पहले बेचे हुए एसेट पे 27 और फिर बाकी 2 पे 39. अब बैलेंस कितना बचेगा? तो 7,30,000 और 4 लाख 11,30,000. उसमें से ये माइनस किया, क्या माइनस करना है? यही सब क्रेडिट वाला. पहला डेप्रिसिएशन, बाद में सेलिंग प्राइस, बाद में लॉस ऑन सेल, बाद में फिर से रिमेनिंग 2 एसेट्स पे डेप्रिसिएशन. सो अभी कितना बचा? 5,51,000. सो अभी 2 ही मशीन्स बचे. स्टार्टिंग में कितने मशीन्स थे? 3, एक बेच दिया, तो एंड में कितने मशीन्स बचे? 2. उसका बैलेंस यानी उसका वैल्यू ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आफ्टर चार्जिंग अप टू डेट डेप्रिसिएशन कितना वैल्यू है? 5,51,000. सी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज वेरी इजी, उसमें डेप्रिसिएशन तो फिक्स रहता है. ओके. डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू में ही आपको कैलकुलेट करना है कि जो बैलेंस बचेगा उस पर हमें डेप्रिसिएशन लेते रहना है. ओके. सो अभी हमने सेल ऑफ एन एसेट एट लॉस वो कंसिडर किया. Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified.